हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। जर्नल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे आज। इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज किसके लिए है? फॉस्टर मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए है, ताकि आगे जाके कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए। सो द फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज मेंटल हेल्थ, उसमें दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं। एक है सिचुएशनल फैक्टर और दूसरा है पर्सनल फैक्टर। ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो मेंटल प्रॉब्लम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो सिचुएशन फोकस्ड इंटरवेंशन किसके लिए बनी है? जो सिचुएशनल फैक्टर्स को देखती है, और जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड इंटरवेंशन है वो पर्सनल फैक्टर्स को देखती है। तो दो टाइप की इन्होंने इसलिए रखी है इंटरवेंशन। एक रखी है सिचुएशन फोकस्ड और दूसरी रखी है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड। तो यहाँ पे ये सिचुएशनल फैक्टर्स को पॉजिटिव हेल्थ के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे पर्सनल फैक्टर्स को, और दोनों मिलके पॉजिटिव मेंटल हेल्थ क्रिएट करते हैं। So some prominent situation focused interventions are those that try to enhance interpersonal relations in family. Situation focus मतलब आपके आसपास की situation पॉजिटिव रहे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, डिसऑर्डर ना हो। जैसे कि फैमिली में रिलेशंस ठीक ठाक रहें, जो स्ट्रेस है वो कंट्रोल्ड रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, सोशल सपोर्ट मिलती रहे दूसरों की, सेंस ऑफ कनेक्शन बना रहे आसपास के लोगों के साथ। So many mental health problems develop, for instance, because of improper family child rearing practice. जो लोग अपने बच्चों को प्रॉपरली नहीं पाल पाते हैं, उनकी जैसे बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें वो कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड रखते हैं, ना कि अनकंडीशन अपने बच्चों के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस उल्टा करते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं कि बच्चे जो है वो अनकंडीशनली रिगार्ड करें। इसकी वजह से दिस क्रिएट्स अ डबल बाइंड फॉर द चाइल्ड एंड मे लीड टू स्प्लिट माइंड। वो बच्चे होते हैं, उनको स्किज़ोफ्रेनिक टाइप की प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन हो जाती है, क्योंकि उनके माइंड में ये डबल बाउंडेडनेस हो जाती है कि एक तो मुझे कंडीशनड के बेस पर रिगार्ड मिल रहा है, पर मेरे से अनकंडीशनल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो हेयर वी शेल डिस्कस अ सक्सेसफुल कम्युनिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट मेंटल डिसऑर्डर्स। तो यहाँ इन्होंने जितने भी आगे जो मेथड्स डिस्कस किए हैं वो इंटरवेंशन मेथड्स हैं। Rainey and co-workers 2003 designed a program to prevent the development of antisocial personality disorder in a high-risk slum environment in the inner city. तो ये जो प्रोग्राम डेवलप किया था, इंटरवेंशन प्रोग्राम, ये किस लिए था? ताकि बच्चे एंटी सोशल ना बने। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कम करने के लिए ये कौन से बच्चे थे जिनके ऊपर ये इंटरवेंशन यूज करना था? ये जो स्लम एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, जो ऐसे पॉवर्टी रिडन, जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके अंदर ये एंटी सोशल आने की बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी बनने की। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 years वर रैंडमली असाइंड एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन्होंने लिया, जिसमें उन्होंने ये बच्चे लिए जो 3 से 5 साल के थे। उनको इन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया, फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाई, एजुकेशन दी, एंड एट द एज ऑफ 17 द चिल्ड्रन हु वर द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैड लोअर स्कोर्स ऑन द मेजर ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो वही जैसे एक्सपेरिमेंट में करते हैं, एक इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया, एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इन्होंने वो सारी चीज़ें दी जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करने से बच्चे जो है एंटी सोशल नहीं बनेंगे। कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया कंपेयर करने के लिए। फिर जब यही बच्चे 17 साल के हुए तो दोनों में फ़र्क मिला। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बच्चे थे वो उनमें एंटी सोशल कम था ट्रेट, और जो कंट्रोल ग्रुप के बच्चे थे इनमें वही नॉर्मल जैसे होता है एंटी सोशल, वो सब चीज़ें मिली थी। ये तो इन्होंने बात की कॉम्पिटेंसी सिचुएशन फोकस्ड वाली। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड इंटरवेंशन में क्या होता है? वो पर्सन के फैक्टर्स को मेंटेन करते हैं, जैसे पर्सन फैक्टर्स इन मेंटल हेल्थ। दीज प्रोग्राम सीक्स टू इंक्रीज कॉम्पिटेंसी ऑफ पीपल। बच्चों मतलब कि लोगों की कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करने के लिए होता है, जैसे उनकी पर्सनल रिसोर्सिस को, कोपिंग स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए। So Rath 1992 had studied the effect of verbal self-instructional training and operant manipulation of response and reward on children from tribal families in Orissa. तो इन्होंने क्या किया? उड़ीसा की ट्राइबल फैमिली के बच्चों को लिया और उनके ऊपर स्टडी किया इफेक्ट ऑफ वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग का एंड ऑपरेंट मैनिपुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स का
एंड रिवॉर्ड का। तो ये जो ऑपरेंट मैनिपुलेशन मतलब जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग करके और रिवॉर्ड का यूज करके और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग देके वर्बल, he found that both kind of training were effective in remediation of impulsive tempo in children। तो बच्चों में जैसे वो impulsive tempo होता है ना कि बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना, कुछ भी बोल देना बिना सोचे, उस चीज़ को रेमिडिफाई करने में ये इफेक्टिव रही थी। And many other studies have reported that high self-efficacy treatment helps to develop better stress coping skills। इसी तरीके से इन्होंने और भी ट्रीटमेंट करी है, जैसे हाई सेल्फ एफिकेसी ट्रीटमेंट, उससे भी इनको पता चला कि बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हैं स्ट्रेस को कोप करने के स्किल्स। तो ये थी कॉम्पिटेंसी फोकस का एग्जाम्पल। अब आगे बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल एंड वेलबींग। Till now we have discussed various psychological and interventions to foster mental health, but there are certain measures that the individual can take and should take to foster mental health. We have discussed of lifestyle and how a flawed lifestyle affects mental health in a chapter called psychological well-being. A lifestyle model for perfect health proposed by Parashar 2000 has also been included in the discussion। तो ये हम already discuss कर चुके हैं mental well-being वगैरह। Healthy lifestyle leads to not only physical well-being but also mental। Mental health is more than just the absence of mental disorders। अब वो समराइज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है कि हमें कैसे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर ना होना ही मेंटल हेल्थ नहीं होता, उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्टिव वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लोग अपनी लाइफ का मीनिंग किस तरीके से देखते हैं, वो कैसे मोटिवेटेड होते हैं अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए, उनको सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में मिलती है, ये सारी चीज़ें भी मेंटल हेल्थ को ही इंक्रीज करती हैं। परफेक्ट मेंटल हेल्थ इज फाउंड इन अनशक्ति, ये भी हमने पढ़ा था। एक अनशक्त इंडिविजुअल वो होता है जो डिटैच होता है मटेरियल प्लेजर से, मतलब जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर होते हैं, चीज़ों से जो प्लेजर मिलते हैं उससे डिटैच होता है। And then he experiences a super consciousness, a sense of peace with life. So this is the ending of the chapter. Now we'll start the next chapter, which is the third chapter, rehabilitation psychology। तो रिहेबिलिटेशन मतलब जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो दोबारा से नॉर्मल होने में। सो प्रिवेंशन की बात इन्होंने शुरू करी है सबसे पहले यहाँ पे कि कैसे हम मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट कर सकें। जैसे अभी हमने ऊपर भी अभी पढ़ा था उस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में भी कि मेंटल प्रॉब्लम होने के बाद ट्रीट करने से अच्छा है कि आप मेंटल हेल्थ को पहले ही प्रिवेंट कर लो। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन से क्या होगा, मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो a more effective strategy is to try provide support and help at early stages। तो हमने कुछ ऐसी ऊपर इंटरवेंशंस भी पढ़ी थी कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं कि अर्ली स्टेज पे ही अगर बच्चों को ही वो सारी चीज़ें कराई जाएं जिससे उनको आगे जाके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो ही ना। सो ये स्ट्रैटेजीज इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड करी हैं। एक इन्होंने लिया है फर्स्ट वन प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसको शॉर्ट में लिखा है PPP। दूसरा लिया है सेकेंडरी प्रिवेंशन SP एंड तीसरा लिया है टर्शरी प्रिवेंशन TP। तो प्राइमरी प्रिवेंशन PP रेफर्स टू एफर्ट एम्ड एट रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑर्डर। तो इसका मतलब वही हुआ जो हमने मेंटल हेल्थ फॉस्टरिंग में पढ़ा था कि हम डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी किस तरीके से कम कर दे। तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को फॉस्टर करें जिससे आगे प्रॉब्लम हो ही ना। दूसरा वाला जो है सेकेंडरी, उसका मतलब है सपोज एक बार किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी तरीके से रिड्यूस कर दें, ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे वो और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। तीसरी जो है स्ट्रैटेजी टर्शरी प्रिवेंशन, उसमें वो कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ना हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक और ज़्यादा डैमेजिंग ना निकले वो। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो ये पॉसिबिलिटी रिड्यूस करने के लिए होती हैं कि डिसऑर्डर ना हो आगे जाके। साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व्ड इन PP undertake epidemiological studies to obtain information about incidence and distribution of various maladaptive behavior। So epidemiological studies provide information regarding the incidence of maladaptive behavior and disease in various sections of population।
तो ये जो स्टडी करते हैं साइकोलॉजिस्ट, इनके लिए जो भी ये प्राइमरी प्रिवेंशन में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको ये स्टडी करनी पड़ती है, जिनसे उन्हें ये पता लग पाए कि किस तरीके से लोगों में मैल अडेप्टिव बिहेवियर किस तरीके से आया है और कौन से डिसीज़ हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज स्टडीज आर यूज टू डिफाइन टारगेट ग्रुप। उसके बेस पे क्या होता है, ये टारगेट ग्रुप चूज करते हैं। टारगेट ग्रुप मतलब वो वाला ग्रुप लेते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा आगे जाके चांसेस हैं कि उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। And then it has been found that divorced people and elderly people living alone are at high risk for delusional disorders। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक स्टडी करके कि जो डाइवोर्स्ड होते हैं या जो एल्डरली जो अकेले रह रहे होते हैं उनके अंदर डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो इनके टारगेट ग्रुप बन जाते हैं। अब ये उनके साथ ये प्रिवेंशन वाला इंटरवेंशन प्रोग्राम करते हैं ताकि उनमें आगे जाके इस तरह की प्रॉब्लम ना। फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये स्टडी करते हैं कि ये प्रॉब्लम इनके अंदर कैसे होती है, तो उसके दो फैक्टर्स हैं, एक लेते हैं ये रिस्क फैक्टर, दूसरा प्रोटेक्टिव फैक्टर। So psychologists try to alter conditions that contribute to the disorders and establish conditions that foster well-being। तो इनकी कोशिश क्या होती है कि रिस्क फैक्टर को कम करें और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को ज़्यादा करें। मतलब जिस चीज़ से जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है उसको कम कर दें, और जो फैक्टर्स हैं जो उनको बचाएंगे उनको ज़्यादा कर दें। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल HIV एड्स का लिया है कि HIV एड्स का रीज़न क्या होता है कि हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, ये हो गया रिस्क फैक्टर। प्रिवेंटिंग फैक्टर्स क्या हो गया, टू यूज़ प्रोटेक्शन, तो उस तरीके से रिस्क फैक्टर कम कर दें, प्रिवेंटिव फैक्टर ज़्यादा कर दें। ये PP स्ट्रैटेजी है इनकी। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इन्होंने प्रोग्राम्स बताए हैं। पहला लिया है बायोलॉजिकल मेजर ऑफ प्रिवेंशन। A major reason for mental retardation is the defect in the fetus due to genetic causes। बहुत सारे mental retardation के reasons ये देखे गए हैं कि जो टेराटोजेंस होते हैं, जब वो जो बेबी बिफोर बर्थ जो होता है उसको जो ये कुछ एनवायरमेंटल एजेंट होते हैं जो उसको उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में ही डिफेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो फिर उन लोगों को जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको एक काउंसलिंग करी जाती है, उनको बताया जाता है कि फीटस का स्टेटस क्या चल रहा है। अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट मिलता है तो उनको एडवांस में बता दिया जाता है ताकि वो उसको अबॉर्ट करा सकें। और या फिर एक तरीका और वो कहते हैं कि प्री नेटल केयर प्रोवाइड करते हैं। प्री नेटल मतलब बिफोर बर्थ वो इतनी केयर प्रोवाइड करते हैं PP वर्कर्स की, कोई टेराटोजेंस का इफेक्ट ही ना हो उनमें। और आफ्टर बर्थ पोस्ट नेटल केयर होती है ताकि बच्चे की हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे वो जो टारगेट ग्रुप है इनका मतलब ये वो वाले जो एरिया के लोग लिए होंगे जहाँ पे जो मदर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल एजेंट्स की वजह से उनके बच्चों में ये चीज़ मिलती होगी, जेनेटिक प्रॉब्लम्स। तो इसलिए वहाँ के टारगेट ग्रुप में PP वर्कर्स इस तरह के प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। एंड नेसेसरी वैक्सीन्स देना वहाँ के एरिया के सारे लोगों को, एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनपुट देना उनके पेरेंट्स को। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। और उनके लाइफस्टाइल को भी देखते हैं कि वो किस तरह का लाइफस्टाइल रह रहे हैं, उनका फिजिकल मेंटल वेलबींग कैसा है। दूसरा इन्होंने बोला है कि साइको सोशल मेजर्स होते हैं। साइको सोशल मेजर्स मतलब ऑप्टिमल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन बोथ मैचुरेशनल फैक्टर्स, नेचर एंड लर्निंग। So hence learning of physical, intellectual, emotion and social competencies is a psychosocial process। तो जहाँ पे बच्चे को आप लर्निंग में हेल्प कर सकते हो, जो जिससे वो कॉम्पिटेंट बन सके फिजिकली भी, इंटेलेक्चुअली भी, इमोशनली भी, सोशली भी, तो इन कॉम्पिटेंसीज को वो डेवलप कर सके। तो इस तरह के स्टिमुलेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब इस तरह की उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पे वो लर्न कर सके, सोशलाइजेशन कर सके, जहाँ पे वो अच्छी चीज़ें सीख सके, जहाँ से उनकी साइको सोशल हेल्थ जो है वो बेटर हो। देन on disadvantaged groups of consequence both mental and physical of prolonged deprivation from stimulation, PP seeks to provide adequate stimulus to the growing child। तो ये जो फॉर्मेटिव स्टेजेस होती हैं चाइल्ड की, जब वो बड़ा हो रहा होता है बच्चा, तो उस स्टेज में ये सारी इस तरह के उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें दी जाती है जिससे वो उनका जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो और बेटर हो सके।
Also necessary for psychosocial health is the person acquire an accurate frame of reference. When an individual's perception of the world are far from reality, she is more vulnerable to मेंटल डिसऑर्डर्स. तो यहाँ पे एक्यूरेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि वो उसको पता हो बच्चे को कि या क्या रियलिटी है और क्या चीज़ अचीव नहीं हो सकती. तो अगर उसके टारगेट उसके गोल रियलिस्टिक होंगे तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम कम आएगी मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड. तो ये चीज़ उसको रियलाइज कराना. For instance, Kakkar had pointed socialization process in Indian families leaves an individual with a narcissistic self-concept. Such identity distortion leads to maladaptive development. अब ये नार्सिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उसको जो इंडियन फैमिलीज में ना बच्चों को इस तरीके से सोशलाइज किया जाता है कि वो अपने आप को ही सबसे आगे सबसे ऊंचा समझते हैं. मतलब वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं. मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हमेशा जैसे किसी के साथ वो झगड़ा करके आया तो पेरेंट्स हमेशा उस दूसरे बच्चे को गलत बताएंगे, अपने बच्चे को गलत नहीं बोलेंगे. या फिर अगर कहीं पे उसकी गलती निकल आई तो स्कूल में जाके टीचर को बोल देंगे लेकिन बच्चे की गलती नहीं देखेंगे. तो ये होता है नार्सिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कराना. बच्चे को लगेगा कि मैं हमेशा ही ठीक हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ. उसकी वजह से आइडेंटिटी डिस्टॉर्शन हो जाएगी उसके अंदर. उसकी आइडेंटिटी वो अपनी अलग गलत बना लेगा जो रियल भी नहीं है और उसकी वजह से उसकी मैल अडेप्टिव डेवलपमेंट होगी. तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने की वो बात कर रहे हैं साइको सोशल डेवलपमेंट में. साइको सोशल डेवलपमेंट से ऑब्वियसली एरिक्सन का नाम याद आता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्टेजेस दी हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की जो अभी हम बैरोन की चैप्टर्स में पढ़ भी रहे थे. दैट स्ट्रेस द डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड वी फेस प्रॉब्लम इन एवरी स्टेज. तो उन्होंने बोला था कि हर स्टेज में क्राइसिस होते ही हैं और हमें उन्हीं क्राइसिस को पूरे लाइफ स्पैन में सक्सेसफुली सॉल्व करना होता है, तभी हमारी आइडेंटिटी बनती है. तो यहाँ पे जैसे पेरेंटहुड का क्राइसिस होता है, मैरिज का, करियर चॉइस का, उसी चीज़ में पीपी स्ट्रैटेजीज क्या करती हैं, ये गाइड करने का काम करती हैं पेरेंट्स को, कपल्स को, करियर काउंसलिंग को. फिर यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है जेरियाट्रिक केयर, जो एल्डरली लोग होते हैं उनके लिए ये केयर होती है, जो उनको रिटायरमेंट की एज में उनको काउंसलिंग करी जाती है. तो ये साइको सोशल मेजर्स हो गए. तो पहला हमने देखा बायोलॉजिकल मेजर्स जिसमें जेनेटिक काउंसलिंग होती है. दूसरा हो गया साइको सोशल मेजर जिसमें करियर काउंसलिंग और इस तरह की काउंसलिंग होती है. और तीसरा इसमें आ जाता है सोशियो कल्चरल मेजर्स. तो सोशल कंडीशंस की वजह से अगर कोई मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, सोशल कंडीशन जैसे अगर कोई बहुत ही लो इकोनॉमिक फैमिली से है तो उनके बच्चे बहुत जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. मतलब बच्चे बहुत क्रिमिनल एक्ट्स में और एंटी सोशल उसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं. तो कईयों में ये चीज़ होती है जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होती है क्योंकि पेरेंट्स ऐसे होते हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ आ जाती है. और कुछ लोगों में ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की वजह से होती है. मतलब उनके एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो एंटी सोशल या क्रिमिनल माइंड वाले बन जाते हैं. तो जैसे अब एग्जांपल इन्होंने दिया है कि किसी के पेरेंट्स अगर स्किज़ोफ्रेनिक हैं तो उसके बच्चे को एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है कि वो उसके पेरेंट्स पागल हैं तो वो बच्चा भी पागल होगा. इस तरह से सोसाइटी में उसको फेस करना पड़ता है रॉन्ग बिलीफ की वजह से. तो क्योंकि यहाँ पे लोग मेंटल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेते हैं. तो यहाँ पे उसको जेनेटिकली तो हो ही रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं, प्लस सोशल फैक्टर्स कैसे इन्वॉल्व है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, क्योंकि वो जो उसको स्ट्रेस हो रहा है सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी के रॉन्ग बिलीफ की वजह से. सोशल स्टिग्मा जो होता है वो एक्ट करता है इस तरीके से कि वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा क्रिएट कर देता है कि वो बच्चा भी फिर स्किज़ोफ्रेनिक होने के चांसेस रहते हैं. इसी चीज़ को वो रिमूव करना, पीपी में क्या है, इसी चीज़ को रिमूव करना है, रिस्क फैक्टर को, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को इंक्रीज करना है जो उसकी हेल्प करेंगे आगे मेंटल इलनेस को दूर रखने में. पॉपुलर पीपी स्ट्रैटेजीज हैं सोशियो कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए, अल्कोहलिज्म को और वायलेंस को. तो पहला तो इसमें इंटरवेंशन है हाई रिस्क ग्रुप के लिए. दूसरा इंटरवेंशन है एडोलेसेंट्स के लिए जहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, फैमिली बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोग्राम्स हैं. और तीसरा इंटरवेंशन है मॉडलिंग एंड अवेयरनेस थ्रू मास मीडिया. तो यहाँ पे हाई रिस्क ग्रुप कौन सा हुआ है, जो उनकी सोशल सिचुएशन या उनका नेचर ऑफ वर्क इस टाइप का है जो कि ज़्यादा वल्नरेबल है उस चीज़ के लिए, डिसऑर्डर्स के लिए. जैसे फीमेल सेक्स वर्कर्स हो गए,
और men having sex with them, इन्होंने शॉर्ट में इनको दोनों को लिखा हुआ है। especially prone to HIV AIDS in India. So NACO is promoting safe sex practices and regular medical checkup for these groups. तो ये हो गया हाई रिस्क ग्रुप। फिर आता है एडोलेसेंट वाला ग्रुप, जिनको सबसे ज़्यादा जो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो उनको वो सब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, जैसे ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह करना, अनसेफ सेक्स। हेंस प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स एजुकेशनल प्रोग्राम। सबसे पहले तो उनको एजुकेट करना है, पेरेंट्स को ऑल्सो एजुकेट करना है, उनको सिम्टम्स के बारे में बताना है। अगर ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं बच्चे तो क्या उनके सिम्टम्स हो सकते हैं। प्लस पीयर ग्रुप इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, पीयर ग्रुप कैसे हेल्प कर सकता है, या उसको पीयर ग्रुप के प्रेशर से बचा कैसे जा सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कंफर्म करने के लिए बच्चे अपने पीयर ग्रुप में सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी इन्फ्लुएंस से। इंटरवेंशन सच एज असर्टिवनेस ट्रेनिंग इन स्कूल हेल्प्स रेजिस्ट नेगेटिव पीयर प्रेशर। असर्टिवनेस मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली मना कर पाओ अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा है किसी काम के लिए तो। फिर मॉडलिंग में क्या है कि मास मीडिया के थ्रू उनको मॉडलिंग मतलब किसी को देख के जब वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, तो मास मीडिया का हेल्प लिया जाता है, स्ट्रीट ड्रामास का हेल्प लिया जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड फॉस्टर करने के लिए। तो ये सारे एंटी सोशल उसके लिए जो टेक्निक है, ये थी प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन टेक्निक्स कौन सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।